ठीक है, चले आगे। मैंने क्या बोला, ये जो है ये क्वांटास के रूप में होता है, इसलिए इसको प्लांक ने दिया, इसलिए इसे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, आप देखोगे ना तो एक बार एक लॉजिक पकड़ लिया ना, उसका लॉजिक पकड़ते ही वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, दिमाग से बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ भाई अब पढ़ सकते हैं। तो देखना, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि वो एच न्यू के फॉर्म में होता है, और ये एच न्यू एक क्वांटा कहलाता है, इसमें एक निश्चित एनर्जी होती है जो प्लांक कांस्टेंट 6.62 × 10⁻34 मीटर पर सेकेंड, इतनी एनर्जी, इसका मल्टीप्लाई उसका मल्टीप्लाई एक हीट एक फोटोन कहलाता है। अब मैं जब भी बात करूंगी मैं इलेक्ट्रॉन नहीं कहूंगी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी फोटोन। अगर आप अब ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा वेरिएशन हो गया था, यानी कि अब मेन यूज करने लग गए थे कि फोटोन, यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर आपको हीट देनी है तो वो फोटोन के रूप में ही देनी है और फोटोन के रूप में ही बाहर निकलेगी। तो ध्यान रखना, जब भी मैं कभी फोटोन की बात करूंगी यानी कि या फिर मैं क्वांटास की बात करूंगी तो उसका मतलब होगा एच न्यू। क्या होगा, एच न्यू होगा। तो इस तरीके से प्लांक का क्वांटम कांस्टेंट दिया गया। अब देखना, अगर एक ऊर्जा का बंडल हो तो 1 एच न्यू, 2 का हो तो 2 एच न्यू, 3 का हो तो 3 एच न्यू, और अगर n एटम्स के लिए बात की जाए तो ये होगा n एच न्यू के बराबर। ये समीकरण प्लांक का क्वांटम समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये समीकरण प्लांक का क्वांटम समीकरण के नाम से जाना जाता है और ये कहलाता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, ये खत्म हो गया, कोई डाउट होना नहीं चाहिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं एक इसके बहुत एक सिद्धांत मैंने खत्म कर, पता क्या क्या है इसमें, एक प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो की ऊष्माधारिता। इसके अलावा है आपके बोर का मॉडल, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, संकारक हैं, इसमें ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स के अभिग्रहित पढ़ेंगे, और अभिग्रहित पढ़ने के बाद में सबसे लास्ट टॉपिक जो इसका बचता है वो है आपका एक विमीय बॉक्स में किसी कण की गति, यानी कि 1 डायमेंशन बॉक्स में कोई कण कैसे प्रेजेंट होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये देखना, आगे चलेंगे एक बहुत ही फेमस सिद्धांत की ओर जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव, इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक गुरुजी, ध्यान से समझना, जो बताने जा रही हूं उसको आपने कभी सुना होगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपको बता रही हूं उसे ध्यान से मेरे विचारों को थोड़ा अपने अंदर समाहित और निहित करना। एक गुरुजी जो बड़े ही फेमस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इस दुनिया का अगर आज तक कोई विद्यमान व्यक्ति हुआ है, आज का इस दुनिया का जो आज तक, अब से लेके अल्बर्ट आइंस्टीन के पैदा होने से लेके आज तक अगर कोई व्यक्ति से ज्यादा बुद्धिमान पैदा हुआ है तो वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन है अल्बर्ट आइंस्टाइन? एक्चुअली लोग इनको बहुत बेवकूफ समझते थे, कहते थे ये पागल आदमी है। फैक्ट बात है, ये पागल तो है ही, साइंटिस्ट है तो पागल है, लेकिन इन्होंने कम से कम नहीं तो 200 सिद्धांत ऐसे दिए हैं जिनका आज तक दुनिया खोज कर रही है। यानी कि आज तक ऐसे सिद्धांत हैं जिसको बहुत बहुत सारे सिद्धांत दिए, लेकिन सिर्फ ये सोचते थे, कल्पनाओं में थी इनकी चीजें। इन कल्पनाओं, इतनी कहाँ उम्र होती है कि इन कल्पनाओं को प्रूव करने में इनका टाइम निकल जाता। लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बात की होगी, कभी भी जिंदगी में बात की होगी, कभी भी जिंदगी में, जैसे जो भी कहा होगा इन्होंने, जो भी कभी कहा होगा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धांत तो मैं देके जा रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना ये दुनिया इन्हीं सिद्धांतों पर टिकी हुई है। बाकी जो न्यूटन का नियम है, चाहे कोई सा भी नियम है, चाहे कोई सा भी नियम ले लो, सबके सब फॉर्मूलाज पर डिपेंडेंट है, कोई ना कोई नियम दिया गया है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने एक फॉर्मूले से जिसका नाम है E = mc², इससे तहलका मचा दिया था कि ऐसा कैसे कि एक छोटी से छोटी द्रव्यमान की वस्तु
छोटा एक छोटा सा कण जिसका अगर 0.0000001 भी उसका अगर मास है तो उसमें भी कितने गुना एनर्जी पाई जा सकती है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्यों देखना, ये 3 गुणा 10 की घात 10 तो इसका ही मान होता है, लेकिन इसके बीच में अगर 0.00001 का भी मल्टीप्लाई कर दो तो सोचो कितनी एनर्जी हो गई है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पर इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, इनके सिद्धांत का एक गलत यूज कर लिया गया। इन्होंने क्या किया, अब एक बार जापान, हिरोशिमा और नागासाकी का नाम सुना होगा आपने। जापान में उस टाइम हिटलर हुआ करता था। हिटलर क्या करता था, हिटलर को लगता था कि जो मेरी जाति के लोग हैं वही रहे। वो क्या करता था, यहूदी जो होते थे, यहूदी प्रजाति के, उनको मारने का प्रयास था इनको कि सब यहूदियों को खत्म कर दो, कोई बचना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही एक लाली, दो लाला ऐसे थे, समझना क्या कह रही हूं मैं। ये यहूदी नहीं थी, इसको बचना था, लेकिन ये इसके दोस्त थे, ये दोनों इसके दोस्त थे, ठीक है ना। ये जो थी, इसने कहा कि बेटा जा, हिटलर मारने आ रहा है, अब बचेगा नहीं, भागो। तो इन्होंने भाग के जाके ये कोई साइंटिस्ट थे दोनों ही, ये अमेरिका में जाकर छुप गए। इनके पास कुछ भी नहीं था उस टाइम, कमाने खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसे ही नॉर्मल ना उसकी नागरिकता प्राप्त थी। उसी टाइम अमेरिका में अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने प्रयोगों में बिजी थे कि भाई हाँ मेरे भी प्रयोग चल रहे हैं। अमेरिका के ये दोनों साइंटिस्ट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना था, ये इनसे जाकर मिले और इनसे कहा, अल्बर्ट आइंस्टाइन से कहा कि तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ। तो इन्होंने कहा मैं कोई के संग काम ना करूं, मेरे खुद के सिद्धांत है, मैं अकेला ही देखूंगा। ठीक है, इन्होंने कहा ठीक है, तुम हमें अपने साथ शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन तुम काम किस पे कर रहे हो तो बताओ। तो इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं है, मैं E=mc² को प्रूव कर रहा हूं। तो बस इन्होंने यहां से ये पकड़ा, बोला ठीक है तुम अपने आप नहीं मिला सकते तो मुझे जरा अपने राष्ट्रपति से तो मिलवा दो, अमेरिका के राष्ट्रपति से। तो ठीक है मिलवा दूंगा। ये उस प्रेसिडेंट से मिले। अमेरिका और जापान की बहुत तगड़ी दुश्मनी चल रही थी उस टाइम पे। अमेरिका के यहूदी जो थे वो जापान में थे और उनको मार रहा था हिटलर। तो इस टाइम इन राष्ट्रपति से मिलने के बाद इन्होंने कहा कि आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम काम कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छोटे से द्रव्यमान से एटम बम का निर्माण कर दिया, छोटे छोटे। उस टाइम इन्होंने नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का यूज किया और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से यूज करके एक बड़े बड़े बॉम्ब बना दिए। और इन बड़े बड़े बॉम्ब को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब डाला, उसके आज भी इफेक्ट दिखाई देते हैं। इसलिए यही कारण रहा कि इसका यूज गलत कर लिया गया। आइंस्टीन ने सोचा भी नहीं था कि मेरे इन प्रयोगों का एक गलत यूज करेंगे, लेकिन इसका यूज कर लिया गया और बाद में E=mc² को नकार दिया गया। मानते हैं आज भी सिद्धांत काम करता है, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है इसको, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा सिद्धांत था। लेकिन बाद में अगर किसी प्रभाव को नोबेल प्राइज अगर दिया गया तो आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत प्रभाव को नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने एक और दिया था, रिलेटिव थ्योरी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत और दिया जिसका नाम था रिलेटिव थ्योरी, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत दिया, लोग मानते नहीं थे, पागल समझते थे इन्हें। इन्होंने कहा कि समय जो है वो भी सापेक्ष राशि है। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सापेक्ष और निरपेक्ष दो तरीके की चीजें होती हैं। सापेक्ष का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ खड़े हो तो समय अलग और कहीं और खड़े हो तो समय अलग, यानी कि अपना अपना अलग अलग। सापेक्ष का मतलब ये है। तो इन्होंने कहा कि समय निरपेक्ष राशि है, लोगों ने कहा, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, समय सापेक्ष राशि है। ये तो चले गए, मत मानो, नहीं मानना तो कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में जब चंद्रमा पर जाकर देखा तो पता चला वहां का समय और यहाँ का समय बिल्कुल अलग है। यानी कि आइंस्टाइन से कल्पनाओं में बात करते थे कि समय सापेक्ष राशि, उसके बाद पता चला कि समय जो है रिलेटिव थ्योरी है। तो आइंस्टाइन के जाने के बाद इस थ्योरी को बाद में विकसित किया गया, रिलेटिव थ्योरी, जिसे सापेक्षता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, आइंस्टाइन के बहुत सिद्धांत थे, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसका यूज आज भी बहुत किया जाता है। ध्यान रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सिर पर आज भी खोज चल रही है। इनके माइंड में एक अलग अलग तरीके के क्लॉट्स थे। हमारा माइंड थोड़ा छोटा होता है, उनका सर देखा गया तो इनका बहुत बड़ा सर था, यानी कि जितना मतलब बहुत ज्यादा क्षेत्रफल था सर का। तो उनके सिर के क्षेत्रफल होने की वजह से इनका दिमाग बहुत तेज चलता था।
ठीक है ना। ये कुछ फालतू नहीं, आपको पता नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, और सब्जेक्ट में से फेल हो जाते थे। सिर्फ फिजिक्स इनकी बहुत स्ट्रांग थी, फिजिक्स में इनके पूरे पूरे नंबर आते थे, और आज भी इनकी कॉपी जो है वहां के म्यूजियम में रखी हुई है। देख लेना, गूगल पे सर्च करना तो आपको आइंस्टाइन के बारे में बहुत सारी रोचक कहानियां मिलेंगी, जो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके बारे में बात करते हैं, और मुझे तो मेरे तो बहुत ही फेवरेट हैं, तो इसलिए मैं बात करने लग गई। तो देखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव में इन्होंने कहा, इन्होंने बड़े सेल्फिश निकले, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का यूज करते हुए, यानी कि फोटॉन्स का यूज किया है और प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कर दी। इन्होंने कहा जब किसी स्वच्छ प्लेट पर, ध्यान रखना, जब किसी स्वच्छ प्लेट पर कोई फोटोन आपतित करवाया जाता है, कोई फोटोन को डाला है, ये एचवी एनर्जी का मैंने फोटोन डाला है, मैं कह रही हूँ फिर कहा मैंने उत्सर्जन और अब अवशोषण मैं केवल फोटोन से व्यक्त करूंगी, फोटोन का मतलब समझ जाना, या कि क्वांटा की कहूं, इन्होंने एक क्वांटम डाला, तो इन्होंने कहा कि ये पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इस पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे? उत्सर्जित होना, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट में ये हाफ mv² गति से भाग जाएगा, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी लेकर ये यहां से भाग जाएगा। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि किसी स्वच्छ पारदर्शी प्लेट पर फोटोन डाले जाएं, तो फोटोन को अवशोषित करने के बाद वहां से तुरंत डालते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जानी गई। किसके नाम से? इसे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहा गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है। ये समझ आ गया ना, ये डायग्राम सब समझ आ गया, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव में बचता ही नहीं है कुछ भी। मैंने क्या कहा? आइंस्टीन ने, अब सोचो, इसने इस पे प्रकाश डाला, तो मुझे बता सकते हो कौन कौन सी दो चीजें इससे इफेक्टिव हो रही हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन में कौन आ रहा है? मैडम एक तो ये आ रहा है, आपने जो विकिरण डाला है, ठीक है, और दूसरा ये है कि इस पदार्थ की प्रकृति क्या है, यानी कि किसी भी प्रकाश विद्युत प्रभाव में किसी पदार्थ के अंदर, एक स्वच्छ प्लेट के अंदर जो इसके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो प्रकृति है वो निर्भर किस किस पर करती है? एक तो जो विकिरण की आवृत्ति है उस पर, कि विकिरण की आवृत्ति कितनी है, और दूसरा कितना, क्या, इस प्लेट की प्रकृति कितनी है, इस प्लेट की प्रकृति क्या है, ठीक है ना। दो चीजों पर निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना दो चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो आपने कितनी विकिरण की मात्रा कितनी है, और दूसरा इसकी प्रकृति क्या है। इन दोनों के बारे में हम जान पाते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हम आगे जो चर्चा, इसके बाद जो चर्चा करूंगी मैं कल की क्लास में करूंगी। यहां तक प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, ये डायग्राम आपके नोट्स में बना हुआ है, और अगर मेरे साथ साथ बना रहे हो तो ये बना लेना, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे कार्य फलन क्या होता है, अधिकतम ऊर्जा क्या होती है, इसका इक्वेशन निकालेंगे, इसका इक्वेशन क्या दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव का, और इसके प्रभाव क्या हुए, इससे क्या निष्कर्ष निकाले गए, और निष्कर्ष निकालने के बाद इसका यूटिलाइज आप आज कहाँ कहाँ कर रहे हो। इसके बाद ध्यान रखना कि जितने भी सोलर प्लांट आज लग रहे हैं ना घरों में, सोलर प्लांट, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की ही देन है कि आप जो सोलर प्लांट से बिजली मुक्त पा रहे हो। कि जैसलमेर वगैरह में यहाँ तो इतना प्रकाश नहीं आता सूर्य का, लेकिन वहां पे बहुत गर्मी पड़ रही होती है, तो दिनों में क्या होता है कि सोलर प्लांट को हम चार्ज कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश से, और घरों में बिजली जा रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर आप सोच के देखो, यहाँ आप बिजली के पैसे दे रहे हो, आप सोलर प्लांट लगा दो घरों में, बिजली मुफ्त मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सोलर प्लांट ऐसा है कि जब कभी सूर्य का प्रकाश आ जाए तो कभी नष्ट नहीं हो सकता, ऐसा संसाधन है। तो सोचो, बिना संसाधन नष्ट किए हम आराम से अपने घरों तक बिजली पहुंचा पा रहे हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है। आज हम जो भी हैं, हम जो पढ़ते हैं फिजिक्स के बारे में, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है बच्चों, ध्यान रखना। अल्बर्ट आइंस्टाइन एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जो 7 साल की उम्र तक बिल्कुल बोले नहीं थे, 7 इयर्स ओल्ड तक बोले नहीं थे। घर वालों को बड़ी टेंशन हुई, पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में ये चैप्टर, मुझे ध्यान है मेरे, बड़ी टेंशन हुई। अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानियां हैं उसमें, बड़ी टेंशन हुई कि बेटा बोलता नहीं है, गूंगा है,
तो एक दिन बड़ी टेंशन हुई, डॉक्टर्स को दिखाने का विचार बनने लगा। तो एक दिन खाने की टेबल पर सब माँ बापा और सब खाना खा रहे थे, तो एकदम से अल्बर्ट आइंस्टीन के मुंह से निकला कि माँ सूप बहुत गर्म है। सब देखने लगे, अरे ये तो बोलता है, वो भी इतना स्पष्ट बोलता है, ऐसे कैसे? तो इन्होंने बोला बेटा तुम आज तक बोले क्यों नहीं? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी बोले कि आज तक सब कुछ नियम में जो चल रहा था, यानी कि आज तक मैंने कुछ कमियां ही नहीं देखी, मैंने कोई कमी नहीं देखी, तो मैं बोलूं क्यों? यानी कि फालतू मेरा बोलने की आदत है नहीं, मैं फालतू बोलूं क्यों? उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया, लेकिन केवल इन्होंने फिजिक्स पर काम किया, और आज फिजिक्स की देन है कि आप यहाँ पे आराम से बिजली में बैठे हो। आज जो भी हम साइंस का जितना भी, अगर हम, ये बाद में आया ये विकसित रूप, लेकिन आज भी मैं कहता रही हूँ कम से कम 200 सिद्धांत ऐसे हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन कहकर चले गए। आज तक प्रैक्टिकल ढूंढ रही है इनका, आज भी वैज्ञानिक ये ढूंढ रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन की कही हुई चीजें कहाँ काम करेंगी, कैसे काम करेंगी। पता है ये चीज, इसका प्रभाव है अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन इसलिए जाना ना, सर्वोत्तम जो बुद्धिमान व्यक्तियों में अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सर्वप्रथम आता है, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने इसको थोड़ी चर्चा कर दी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बात करने का, ठीक है? कल की क्लास में चर्चा करेंगे हम अगले बारे में। तब तक के लिए मुझे ये बताओ कि कोई दिक्कत है आपको? सिलिकॉन इज वेरी एक्सपेंसिव। कहाँ चले गए थे? अरे नोट्स मिलेंगे, नोट्स, ठीक है पुष्पेंद्र? नोट्स मिलेंगे, सुन रहे हो ना मेरी बात? नोट करवा नहीं रही मैं, इतना टाइम खाएं, ठीक है? सुन रहे हो मेरी बात? कल की क्लास में आपको कोई डाउट है? जाऊं मैं, करूं एंड मीटिंग? हाँ या ना? चलो ठीक है, ओके।